मज़हर साहब, ईरानी रद्द-ए-अमल मुमकिना तौर पर किस लेवल तक हो सकता है, और जिस तरह ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे गया है, तो किस लेवल तक ये जा सकती है बात? सूरत हाल कितनी कशीदा हो सकती है? पाकिस्तान की पोजीशन इस तमाम तर मामले में अब तक क्या होनी चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमें क्या करना चाहिए, ज़ाहिर है आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर ये फुल फ्लैज वॉर में तब्दील हो जाती है और वाकई ही ईरान कोई फुल फ्लैज वॉर की तरफ जाता है, जिसके मुझे बहरहाल चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन अगर बराह रास्त अटैक हो जाता है और काउंटर अटैक हो जाता है तो आप इस खत्ते में बच नहीं सकते। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट होगी। अमेरिका ने क्लियरली कहा है कि अगर फुल फ्लैज वॉर हुई तो वो इसराइल का साथ देंगे। इसराइल के साथ का मतलब ये कि अगर ईरान के साथ जंग हो रही है तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान इस खत्ते में अपने आप को किसी तरह महफूज कर सके, इसलिए कि अमेरिकन का प्रेशर पाकिस्तान पर आएगा। क्या पाकिस्तान अपने अड्डे दे सकता है? ये सारी चीज़ें जो आगे की हैं सोचने की कि अगर इस ऐसी सिचुएशन, देखिए इसराइल ने क्या मैसेज दिया है। इसराइल ने मैसेज दिया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, और इसराइल ने मैसेज दिया है कि उसको अमेरिका की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। इसराइल ने मैसेज दिया है कि वो दुनिया में किसी मुल्क को और किसी शख्स को जब चाहें वो टारगेट कर सकते हैं, और उन्होंने इससे पहले ईरानी जनरल को टारगेट किया, उन्होंने ईरान के कॉन्सुलेट को टारगेट किया, और अब उन्होंने ईरान के जो मेहमान थे हमास के लीडर, उनको टारगेट किया ईरान के अंदर। ईरान के लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग पोजीशन में आके ईरान को खड़ा कर दिया है। अब ईरान की तरफ से रिटेलिएशन बहुत ज़रूरी है। अब रिटेलिएशन ज़ाहिर है, जब इसराइल ने अटैक किया है तो उन्हें ये पता होगा कि इसका काउंटर क्या होगा। काउंटर अटैक मोस्ट प्रोबेबली ईरान का थ्रू हिजबुल्लाह हो सकता है। उन्होंने कल ही सिर्फ हमास के लीडर को नहीं टारगेट किया, उन्होंने हिजबुल्लाह के भी कमांडर को टारगेट किया। एक ही दिन में उन्होंने 2 स्पेसिफिक टारगेट किए उसमें। तो इसराइल तो ऑल आउट वॉर पे है, उसने जेनोसाइड कर दिया है, उसने फ़लस्तीन की नस्लें ख़त्म कर दी हैं, 1 लाख के करीब लोग मार दिए हैं, 70 के करीब सहाफ़ियों को मार दिया है टारगेट करके। तो इसराइल तो ऑल आउट पे है। उसके काउंटर में इर्द गिर्द क्या है? इर्द गिर्द खामोशी है। क्या यूएई ने इसराइल से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जो उन्होंने उनसे डेवलप किए थे? नहीं किए। क्या और ममालिक का जो सॉफ्ट कॉर्नर इसराइल के हवाले से बन रहा था उन्होंने ख़त्म किए? नहीं किए। आप देख लेना, इतना बड़ा हुआ है, क्या हुआ है इस्लामी मुल्क में? कुछ भी नहीं, महज कंडेमनेशन। इससे ज़्यादा और क्या हुआ है? जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसके लिए तो उसके हक़ में तो यूरोप के लोग ज़्यादा निकले हैं। यहाँ कितने लोग निकले हैं? तो हमारा जो ओवरऑल रवैया है इस्लामी दुनिया का, वो तो इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। ईरान को टारगेट करके उन्होंने ये मैसेज दिया है कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी ऐसी हैं, हम जहाँ टारगेट करना चाहें हमने टारगेट करके दिखा दिया आपको, इससे पहले टारगेट करके। अब जाहिर है ईरान ने ये ऐलान तो किया है, लेकिन महज ऐलान काफ़ी नहीं होगा, और ऐलान से ज़्यादा ईरान कहाँ किस हद तक जा सकता है उसे ज़ाहिर है ये भी देखना है कि वो दुनिया में एक आइसोलेटेड कंट्री है इस वक्त। यानी पाकिस्तान उसके साथ गैस पाइपलाइन तक नहीं जो है एग्रीमेंट में जा सकता। तो ईरान एक आइसोलेशन में है। उसने ये देखना है कि उस आइसोलेशन, अगर वो वॉर की तरफ जाता है तो मज़ीद आइसोलेशन बढ़ेगी। ऐसे में पाकिस्तान पर भी दबाव और बढ़ेगा। तो पाकिस्तान को मैक्सिमम पाकिस्तान क्या कर सकता है? आप यहाँ से एक वफ्द ईरान भेज सकते हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं, उनको एक पॉलिटिकल मॉरल सपोर्ट आप उनके हक़ में दे सकते हैं। आप इससे ज़्यादा करेंगे तो ज़ाहिर है अमेरिकन प्रेशर्स आपके उसमें आएगा। बाकी आप प्रोएक्टिव रोल, प्राइम मिनिस्टर इस्लामी कंट्रीज़ का दौरा करें, उसमें कोशिश करें कि इन्वॉल्व करें, जो आपके आर्मी चीफ हैं वो दौरा करें इसमें। तो प्रोएक्टिव रोल पाकिस्तान का बनना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर फुल फ्लैज वॉर की तरफ जाते हैं तो बाकी इस्लामी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में
इस खत्ते में अपने आप को देख सकता है, और देखना चाहिए और उसके बारे में सोचना भी चाहिए। और जिस तरह दीगर मुस्लिम ममालिक की तरफ से मजम्मत आ रही है, जिस तरह आपने जिक्र किया, लेकिन 5 अप्रैल को मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से ताल्लुकात जो हैं वो रवाबित मुअत्तल कर दिए थे। आज सऊदी वज़राए ख़ारिजा, सऊदी और ईरानी वज़राए ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लगता है से कि मुबशर मुअत्तल और मुनक़ता करने में फ़र्क है? सही, बिल्कुल सही। उसूली तौर पे तो मुनक़ता होने चाहिए ना, लेकिन मुअत्तल खैर चले। सही, यही बात भट्टी साहब। जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये है कि इस्माइल हानिया की शहादत पर दिल दुखी है। क्या लोग हैं ये, क्या लोग हैं ये कि घर बार गया, दर बदर हुए, बच्चों पोतों तक कुर्बान कर दिए, नस्लें कुर्बान कर दी। अभी नहीं इस्माइल हानिया साहब के तीनों बेटे पोते तक शहीद हो गए, मगर इनके जज्बे जवान हैं, इनकी हिम्मतें हौसले बुलंद हैं। क्या लोग हैं ये। और जनाब स्पीकर, यहाँ ये ज़रूर ज़िक्र करता चलूँ कि फ़लस्तीनियों की एक नस्ल कत्ल कर दी गई है। बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन को गाजर मूलियों की तरह काट दिया गया है। गज़ा कब्रिस्तान बन चुका है, लाखों खुले आसमान तले हैं, ना पानी है और ना खुराक है। और जनाब स्पीकर, मुसलमान मुल्क, अरब लीग, OIC, इनकी बेज़मीरी तो कमाल है ना, कमाल बेज़मीरी है कि इतना भी ना हो सका कि तिजारती और सफारती बाइकाट ही कर लेते। बाकी तो आप किसी जोगे ही नहीं थे, तिजारती और सफारती बाइकाट ही कर लेते मिलकर, तो अब तक ये मसला हल हो चुका होता, क्योंकि ये मफादात की दुनिया है, जज्बात की दुनिया नहीं है। अगर तिजारती और सफारती बाइकाट पूरे मुस्लिम दुनिया कर लेती तो अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती। गज़ा में मुहज़्ज़ब दुनिया जनाब स्पीकर, जो यूक्रेन पे दुखी होती है, तरक्की याफ्ता दुनिया जिनके कुत्ते बिल्लियों पर जो जुल्म पर रो पड़ते हैं, वो इस नस्ल कुशी में ना सिर्फ चुप रहे बल्कि शरीक रहे इस नस्ल कुशी में। उनकी मुनाफ़कत को भी सलाम। जनाब स्पीकर, यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इस्माइल हानिया शहादत पर कुछ सवाल हैं जो हल तलब हैं। पहला है कि ईरान और तेहरान में ये सब कुछ हुआ, मतलब अब बाकायदा इस दुनिया में ये साबित हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरा, ये मुखबरी है या गद्दारी है? ईरान का सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ है, इंटेलिजेंस सिस्टम कहाँ है? और इस तरह के जो होते हैं लोग, उनकी रिहाइश गाहें बदली जाती हैं, रिहाइश गाह का कैसे पता चला और ये सब कैसे हुआ? अब आ जाइए जनाब कि ईरान ने कहा है कि बराह रास्त हमले का ऐलान करेंगे। क्या हमला करेंगे और किस पर हमला करेंगे? जनाब स्पीकर, निकल आए ख्वाबों की दुनिया से, आइडियलिज्म की दुनिया से। सच्ची बात है और हकीकत है कि जब 56 मुसलमान मुल्क, 1.5 अरब मुसलमान, सब बढ़के सारे दावे, सारे कुछ, सब कुछ हार चुका है। टेक्नोलॉजी जीत गई है जनाब स्पीकर, और मान जाएं कि टेक्नोलॉजी जीत गई है। पे दर पे वाक़यात हुए हैं। आप हमें वो अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए, उन्होंने एक तालिबान रहनुमा को मारा, तो वो इस पर 5 मिनट बहस करते रहे कि उनके साथ लेटी उनकी बेगम को कोई नुकसान ना हो। इतना वाज़े नज़र आ रहा था वाइट हाउस में। तो टेक्नोलॉजी जीत गई है। आपके सारे ये दावे दुवे हैं। हाँ, आप फेस सेविंग के लिए अच्छी बात है, आप बुलंदोबाद दावे करते रहें। और जब अमेरिका, बरतानिया, यूरोप इसराइल के साथ होगा, टेक्नोलॉजी उनके हाथ में होगी, तो आप क्या कर लेंगे? और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है मुआशी टेक्नोलॉजी, और जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, जो है वो आपके सामने है। अब आ जाइए जनाब स्पीकर अपनी बात आपको, और मुस्लिम दुनिया की एक और बात सुनिए कि जिस तरह हम पे ड्रोन अटैक्स हो रहे थे ना, तो हमारे सदर जरदारी थे, अब किताबों में 4 किताबों में तो मैं पढ़ चुका हूँ अमेरिकन की, तो सदर जरदारी ने कहा आप ड्रोन अटैक्स करते रहें, हमारे बंदे मारते रहें, हम मुजम्मतें करते रहेंगे, लेकिन इससे फिक्र ना कीजिएगा। यही हाल फ़लस्तीन पर पूरी मुस्लिम दुनिया का भी रहा है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें, हम मुअत्तल करते रहेंगे, मीटिंगें करते रहेंगे, टेलीफोन करते रहेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने अपना काम जारी रखना है। अब आ जाइए अपने पे। आज मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इसराइल से हमारे तल्लुकात भले वक्तों में हमने ना बाइकआउट कर चुका होता, ना तस्लीम किया होता, ना हमने उसको माना होता, तो आज करना होता तो हम ना कर पाते।
क्योंकि आज एक तो हम अगर इसराइल से हमारे थोड़े से भी ताल्लुकात होते, हम उनसे कर्जा ज़रूर ले चुके होते, भारत और इसराइल दोनों के मकरूज़ होते, और दूसरी बात यह कि हमारे में इतनी सख्त और ताकत ना होती कि हम ये करते। ये भले वक्तों की पॉलिसी है जो चली आ रही है और अवाम इस पर चूँकि मुत्तफिक है, कई मरतबा एफर्ट्स हुई हैं, कर नहीं पाए क्योंकि अवाम साथ नहीं है। अब जनाब स्पीकर, डायरेक्शन लेस पाकिस्तान और लीडरशिप लेस पाकिस्तान, सवाल ये है कि आप करना क्या चाहते हैं? वो भी कुछ कोई नहीं आपको नजर आता, कुछ भी नहीं करना चाहते। सवाल ये कि आप कर क्या सकते हैं? हम कुछ करने की पोजीशन में हैं? हमारा दुनिया में कोई किरदार रह गया है? हमारी दुनिया में कोई हैसियत और औकात है? हमें दुनिया में कोई सीरियस लेता है? यूएई में जिसमें 24 शहरों पर पाबंदी लगा दी और पाकिस्तान के कि ये भिखारी हैं, सऊदी अरब में जो हाल हमारा है, जो पूरी दुनिया में हमारा इमेज का फलूदा बन गया, हम कहाँ खड़े हैं? हम कर क्या पाएंगे? हम कर क्या सकते हैं? और जनाब स्पीकर, मकबूजा कश्मीर पर हमने क्या कर लिया? इराक में जब कुछ हो रहा था हमने क्या कर लिया? शाम में हमने क्या कर लिया? फ़लस्तीन में नस्ल कुशी हो चुकी, हमने क्या कर लिया? और छोड़ें जनाब स्पीकर, आप गैस पाइपलाइन ही बिछा लें, फ़लस्तीन तो बहुत बड़ा काज है, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन ही बिछा लें अगर आपकी कोई हैसियत और औकात है। जनाब स्पीकर, हम ना कुछ कर सकते हैं ना हमने कुछ करना है। हम डरी डरी मुजम्मतें, सहमी सहमी हमदर्दियाँ और गोल मोल से जवाबों में करते रहेंगे। और इस वक्त तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमने मिल मिलाकर उसको माशी बुरान में धकेला हुआ है, दहशतगर्दी के बुरान में धकेला हुआ है, नफरत और तकसीम में धकेला हुआ है, और जिस तरह बड़ी कुर्सियों पे छोटे लोग बैठे हुए हैं और जिस तरह का लीडरशिप बुरान है, हम कुछ भी नहीं करने जोगे। हम तो ये भी नहीं करने जोगे किस मौके पे क्या कहना है और क्या नहीं कहना। तो लिहाजा दुख और तकलीफ की बात यह है कि दुनिया में अब इंसान जज्बात, इमोशंस हार गए हैं, टेक्नोलॉजी जीत गई है, मफादात जीत गए हैं, बाकी सारी बातें हैं, किस्से कहानी है।